हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। आज हम लोग जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की और नोम चॉम्स्की के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दें, सुपर टैट, टैट, यस टैट और यूपी टैट, तो जो हमारा 14 दिसंबर को सी टैट होने वाला है उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सी टेट में 2011 से जब से सी टेट शुरू हुआ है और अभी लेटेस्ट 7 जुलाई तक जो है, इन तीनों से कम जो है 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग बहुत अच्छी प्रकार से इनको करने वाले हैं, तो बने रहें क्लास में लास्ट तक। लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम या स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होगा। तो कौन सी चीज़ उत्पन्न होती है? देखिए, हमारे माइंड में जो छवियां बनी होती हैं विभिन्न चीज़ों की, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्कीम या स्कीमा। जैसे मेरे माइंड में स्कीमा जो है बना हुआ है एक डॉग का मेरे माइंड में एक स्कीमा बना हुआ है। अब मान लीजिए एक दिन मैंने एक बिल्ली को देखा। भाई, बिल्ली के भी 4 टांगें होती हैं, 2 कान होते हैं, 1 पूँछ होती है, और कुत्ते के भी 4 टांगें होती हैं, 1 पूँछ होती है, 2 कान होते हैं। तब मैं बिल्ली को देखकर भी उसको भी क्या कहने लगा? डॉग ही कहने लगा। लेकिन जब बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर दिया, क्योंकि कुत्ता कैसे करता है ये मुझे पता है, भौं भौं भौं, और बिल्ली कैसे करती है? म्याऊं म्याऊं। तब मेरे माइंड में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया कि पता नहीं आज ये क्या चीज़ है। तब स्कीमा अगर सही बैठ जाता तब तो क्या होता? इक्विलिब्रियम। और स्कीमा में क्या हो गया उत्पन्न? डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन क्रिएट हो गया कि अब ये क्या होगा। तब हमको अपने स्कीमा में चेंज करना होगा। फिर हमको बताया जाएगा कि ये डॉग नहीं है, ये क्या है? ये एक कैट है, ये एक बिल्ली है। तब जब स्कीमा संतुष्ट परिणाम नहीं देता तो उत्पन्न क्या होता? तब उत्पन्न होता असंतुलन, जिसको हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट परमानेंस समझने लगते हैं। तो बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आ जाता है, ये हमको बताना है। देखिए, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हुई हैं: संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण जन्म से लेकर 2 वर्ष में आ जाता है। तो ये कौन सी वाली अवस्था होती? ये पहली अवस्था होती। तो पहली अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, लेव वाइगोट्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक पृथकीकरण अधिगम में योगदान देता है। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। जो लेव वाइगोट्स्की की हमने आपको ट्रिक बताई थी, जहाँ पर समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, समाज के द्वारा, संस्कृति के द्वारा सीखने की बात की जाए, वहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा लेव वाइगोट्स्की। देखिए, पहला आपको लग रहा होगा, लेकिन पहले वाले में ऑप्शन में पृथक्करण की बात की जा रही है, तो हमको पृथक्करण नहीं करना है। बच्चे दो सहयोग के बिना, इसलिए ये गलत हो गया हमारा, और इसमें हमारा तीसरा वाला सही हो जाएगा। बच्चे संकेत और मदद की अधिगम में अवरोध पैदा करते हैं। कौन सा कथन सही? नहीं, अवरोध पैदा नहीं करते हैं, तो ये गलत है। तब हमारा डी वाला सही है। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, कल्चरल टूल्स। क्वेश्चन नंबर 4, लेव वाइगोट्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से
कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत बनाती है? समुन्नत का मतलब होता है मदद करती है सीखने में। हमारी कौन सी मदद करती है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निष्क्रियकरण, सहभागी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुकूलन। तो लेव वाइगोत्स्की ने बात कही है कोऑपरेटिव लर्निंग की। सहगामी अधिगम जो होता है मतलब एक दूसरे की जो मदद करके हम सीखते हैं, वो हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है किसमें? सीखने में। इसे ही हम कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। चौथे का बी। क्वेश्चन नंबर 5, परिकल्पनात्मक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ तर्क। किस चरण की विशेषता है? सबसे उच्च स्तर का तर्क। अमूर्त वस्तुओं के प्रति जब हम तर्क करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, तब उसको हम कहते हैं परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। तब ये सबसे ज़्यादा लास्ट वाली अवस्था में आता, तो इनकी चौथी अवस्था में आएगा। इनकी चौथी अवस्था कौन सी है? 4 अवस्थाएं हैं, SPCF, जो कि जीन पियाजे ने दी है। तो F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में परिकल्पना निगमनात्मक तर्क आ जाता है। तो 5 का डी। क्वेश्चन नंबर 6, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत माना गया है? जो लेव वाइगोत्स्की थे, इनके सिद्धांतों को अन्य किस नाम से जाना गया है? मनोविश्लेषणात्मक, सामाजिक सांस्कृतिक, व्यवहारवादी, सूचना प्रसंस्करण। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने में समाज, संस्कृति और भाषा पर मुख्य जोर दिया है। इसीलिए हम लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी कहते हैं। तो 6 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करवाने के लिए देना चाहिए? क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि बच्चों में क्रमबद्धता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सीरिएशन, किस अवस्था में आ जाता है? तब इसकी मैंने आपको ट्रिक भी एक बताई थी, CSC। ठीक है, एक कॉमन सर्विस सेंटर नहीं है। CSC का मतलब होता है क्रमबद्धता, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन और कंजर्वेशन। क्रमबद्धता, वर्गीकरण और चीज़ों को श्रेणी से लगाना। तो C फॉर कंजर्वेशन, C से शुरू होती है, ट्रिक है ये। और C वाला देख लेना, तीसरी ही अवस्था है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तब ये तीनों चीज़ें हैं, कभी क्रमबद्धता पूछता है, कभी वर्गीकरण पूछता है, कभी संरक्षण पूछता है। तो ये किस अवस्था में आ जाते हैं? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं। CSC फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है? अर्थात लेव वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि हम किसके द्वारा बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं, उनका संज्ञानात्मक विकास कर सकते हैं। निगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं, इन्फोर्समेंट की तो ये बात ही नहीं करते हैं, प्रतियोगिता की कोई बात नहीं करते हैं, भाषा है, और चौथा जेनेटिक डिस्पोजिशन, अनुवांशिक अभिविन्यास, इसकी इन्होंने कोई भी बात नहीं की है। तो भाषा, जहाँ पर भाषा द्वारा सीखने की बात कही जाए, कल्चर के द्वारा सीखने की बात की जाए, ठीक है, उसका आंसर हमेशा क्या होगा? लेव वाइगोत्स्की होगा। जैसे कि एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है, ठीक है, कानून एवं व्यवस्था चरण में है, उसका मत होगा, उसका मत क्या होगा? कानून और नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। कानून और तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। कानूनी नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, नहीं
हमको कानून का पालन हमेशा करना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, ठीक है। अगर आप चोरी करेंगे, अगर आपके, तब आपको दंड दिया जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि जो समाज में है न्याय एवं व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नहीं तो सभी लोग गलत गलत कर्म करने लगेंगे अगर उनको कानून से डर नहीं होगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मनीष। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरे के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व कहता है? जब बच्चे अपने आप को ही सही समझे, ठीक है, कोई भी उनके सामने सही नहीं है, उनको जो चाहिए सो चाहिए, चाहे आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, जो उसने कह दिया वो कह दिया। अगर उसके लिए 10-10 रुपए के 2 नोट 50 के सिंगल नोट से ज़्यादा हैं तो ज़्यादा हैं, बस वो से 10-10 के 2 ही नोट चाहिए, तो इसको कहते हैं अहम केंद्रता, ईगोसेंट्रिज्म। तो 10 का हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 11, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरतों और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मुझे आपसे कुछ चाहिए है, ठीक है, तब आपको भी हमसे कुछ ना कुछ चाहिए होगा। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो स्तर कितने दिए थे? स्तर 3 दिए थे, जिनको हम जानते हैं पारंपरिक स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। और इन्होंने जो स्टेज दी थी, स्टेज इन्होंने कितनी दी थी? स्टेज इन्होंने 6 दी थी। तो स्टेज कितनी दी थी? 6 दी थी। और स्तर 3 दिए थे, किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो वो बताते हैं अपनी ज़रूरतों इच्छाओं के संदर्भ में जब हम जांचते हैं तो क्या होगा? अनुपालन दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, जिसको हम कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर तुम मेरे साथ गलत व्यवहार करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ व्यवहार गलत ही करूँगा। तो ये 11 क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 12, जीन पियाजे की सभी कॉन्सेप्ट हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन है वो जिंदा है क्योंकि ये उसकी शर्ट को साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच। अब जो क्वेश्चन घुमाया गया है, मैंने आपको पढ़ाया है, जब बच्चे निर्जीव वस्तुओं को, नॉन लिविंग, जिनमें जान नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को भी लिविंग थिंग्स समझते हैं, निर्जीव को भी सजीव समझते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? तब उसको हम कहते हैं जीववादी चिंतन, एनिमिस्टिक थिंकिंग। जैसे आपका बच्चा जो है मेज से खेल रहा था, उसको मेज से खेलते खेलते लग गई चोट, वो रोते रोते हुए आपके पास आया, कहा पापा पापा मुझे टेबल ने मारा है। तो आप गए, आपने बच्चे को खुश करने के लिए टेबल के 2 हाथ लगा दिए, ठीक है। अब बच्चा बहुत खुश होगा क्योंकि उसे ये लगेगा जैसे टेबल से मेरे चोट लगी थी, मेरे दर्द हुआ था, तो टेबल के भी दर्द हुआ होगा। वो ये नहीं जानता कि टेबल में जान नहीं है। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एनिमिस्टिक थिंकिंग कहते हैं, जीववादी चिंतन या सोच कहते हैं। 12 का सी। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए, अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, मतलब अच्छे बनना है हमको, ठीक है, अच्छे बनने की होड़ है, समाज के नियम कानून जो चल रहे हैं कि उसमें रहना है, फंस के कुछ भी अलग से अपना नहीं सोचना है। तो इसको क्या कहेंगे? प्री ऑपरेशनल लेवल, पोस्ट ऑपरेशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल। देखिए आप इसमें ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं जो ए बी वाले हैं, ये तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने तो दिए ही नहीं हैं।
अब दिए कौन से हैं? नीचे वाले 3 दिए हैं केवल, तो पूर्व पारंपरिक स्तर या पारंपरिक स्तर। तो जब बच्चे अच्छे बनने की होड़ में लगे होते हैं, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़के, बस हमारी समाज में तारीफ हो जाए, हमको काम करना है, तो इसको कहते हैं परंपरागत स्तर, जिसमें हम अपनी पूरी ज़िंदगी काट देते हैं। तो 13 का डी। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कैरल गिलिगन कौन थी, इन्होंने क्या किया था, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। कैरल गिलिगन हैज क्रिटिक्ड कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। क्यों आलोचना की है? जो कैरल गिलिगन थी, ये लॉरेंस कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट थी। इनका कहना था कि कोहलबर्ग ने जो अपना प्रयोग किया था वो केवल बॉयज़ पर किया था, उसमें केवल लड़के ही लिए थे कोहलबर्ग ने, उसमें उन्होंने लड़कियों को शामिल नहीं किया था। तो इनका कहना था कि जो लड़कियां होती हैं, जो फीमेल होती हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ज़्यादा केयर टेकर होती हैं, तो उनको भी शामिल करना चाहिए था। इसीलिए जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो नारीवादी दृष्टिकोण से क्या है, बायस है, इसीलिए इसको नारीवादी दृष्टिकोण से बायस थ्योरी भी कहते हैं। तो 14 का सीधे सीधे हमारा सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, नारीवादी दृष्टिकोण से। उल्टा करके क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि नारीवादी दृष्टिकोण से कोहलबर्ग की किसने आलोचना की है, तब भी आंसर होगा कैरल गिलिगन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार किसका है? देखिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं उनमें जन्म से ही किसी भी भाषा को सीखने की क्षमता होती है, क्योंकि इनके दिमाग में जब से उनका जन्म होता है तब से एक डिवाइस फिट होती है, जिसको उन्होंने LAD नाम दिया है। LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसके कारण वो किसी भी भाषा को आराम से सीख लेते हैं। जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे मम्मी पापा ने कोई भी मुझे एक बुक ला के नहीं दी कि लो बेटा इस बुक से देख देख कर हिंदी को बोलना। मैंने अपने आप अपने मम्मी पापा अपनी फैमिली को देख देख कर हिंदी भाषा को सीख लिया, क्योंकि मेरे अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात थी। किनके अनुसार? नोम चॉम्स्की के अनुसार। यही है हमारी कॉन्सेप्ट पूरी। ये अमेरिका के रहने वाले थे, एक प्रसिद्ध भाषाविद थे। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है भाषाओं में, और CDP वाले भी पोर्शन में भी आता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक ने भाषा अधिग्रहण यंत्र, अब आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की संकल्पना दी है। किसने कॉन्सेप्ट दी है? अल्बर्ट बंडूरा, गैनी, कोहलबर्ग, चॉम्स्की। तब भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नोम चॉम्स्की या चॉम्स्की। अगला है सार्वभौमिक व्याकरण। सार्वभौमिक व्याकरण पदावली, मतलब जो नाम है, नाम चॉम्स्की द्वारा दी गई। जो यूनिवर्सल ग्रामर का प्रिंसिपल है वो भी नोम चॉम्स्की के ही द्वारा दिया गया है। ये क्या होता है? सार्वभौमिक व्याकरण सभी के द्वारा अनुसरित बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है, लोगों द्वारा आप आसानी से पहचाना जाता है। सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए बुनियादी व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। सभी प्राकृतिक भाषाओं के लिए आधारभूत अग्रवर्ती व्याकरणिक सिद्धांतों का समूह है। सार्वभौमिक रूप से माननीय कार्य अभ्यास है, जिन्हें समय के साथ व्याकरण के रूप में बदला जाता है। देखिए, जो नोम चॉम्स्की थे, इन्होंने कहा था कि बच्चों में कोई भी अगर वो भाषा सीखते हैं तो उसके जो व्याकरण के नियम होते हैं वो उनके दिमाग में पहले से ही उपस्थित होते हैं, बस हम उनको समाज के माध्यम से, बुक के माध्यम से सीखते हैं। सभी भाषाओं का व्याकरण उनके दिमाग में ऑलरेडी होता है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रामर का प्रिंसिपल।
तो 17 का दूसरा हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम से सोचना शुरू करते? एक दिशीय, द्विदिशीय नहीं, मतलब मूर्त चिंतन बच्चे कब से शुरू कर देते हैं? कौन सी वाली अवस्था से मूर्त वस्तुओं के प्रति बच्चे चिंतन शुरू कर देते हैं? अब मूर्त वस्तुएं क्या होती हैं? मूर्त वे वस्तुएं होती हैं जिनको हम देख सकें, छू सकें, तो मूर्त क्या हो गया? मूर्त का अर्थ क्या होता है? मूर्त का अर्थ होता है जिन चीज़ों को हम देख सकें, छू सकें और महसूस कर सकें। ठीक है, तो मूर्त वस्तुओं के प्रति बच्चे जो है चिंतन शुरू कर देते हैं तीसरी वाली अवस्था से, इसीलिए इसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और इसके आगे वाली अवस्था में अमूर्त वस्तुओं के भी प्रति वो चिंतन शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की है? क्या दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने? प्रशंसा का संवेगों पर प्रभाव, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, नैतिक तर्क का विकास, संवेगात्मक विकास का तर्क। तो ये तो सभी को पता, सीधे सीधे लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग जिसको हम कहते हैं, नैतिक तर्क का विकास। तो 19 का हमारा सी सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन, क्रमबद्धकरण, वर्गीकरण किस चरण में समझ लेते हैं? इसकी ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता दी है, CSC। क्या लिखना है आपको? आपको ध्यान रखना है, देखिए आपको ध्यान रखना CSC, C फॉर कंजर्वेशन, S फॉर सीरियसन, C फॉर क्लासिफिकेशन। ये तीनों जो गुण हैं, और C फॉर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो एक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ए बच्चों में तीनों गुण आ जाते हैं। चाहे एक एक करके पूछ ले, चाहे तीनों को पूछ ले, आपको इसका आंसर क्या देना है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 20 का हमारा सी वाला हो जाए। बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आ जाता है? रिवीजन कर लीजिए, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में। बच्चों में अमूर्त वस्तुओं के प्रति अमूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन, जिसको हाइपोडिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, वो कब आ जाती है? औपचारिक अवस्था में। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में लैक करता है, किसमें? थॉट में। और बच्चे में क्या अंतर होती है? एनिमिस्टिक थिंकिंग होती, जीववादी चिंतन होता है, वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तु समझता है। इसकी एज को भी देख लेते हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्था की एज कितनी होती? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक की होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरी की होती है 7 से 11 वर्ष। और चौथी अवस्था की जो एज होती है वो होती है 11 वर्ष से 15 या 18 वर्ष। तो ये इनकी एजें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SPCF करके भी याद रख सकते हैं। इससे हर बार एक अवस्था पूछ ली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? जो ZPD है, इसको हम शॉर्ट में ZPD कहते हैं, वो किसने दिया था? तो ZPD किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर, BF स्किनर, लेव वाइगोट्स्की, हावर्ड गार्डनर। तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या है? लेव वाइगोट्स्की। देखिए आपको नोट कर लेनी चाहिए, ये जो वाइगोट्स्की जी हैं, इन्होंने क्या क्या दिया है? वाइगोट्स्की ने MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ZPD,
डी और स्कैफोल्डिंग, ये 3 चीज़ें मोस्टली इन्होंने दी हैं। और यहाँ पर इनकी ट्रिक है SCL, S फॉर सोसाइटी समाज द्वारा, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज भाषा के द्वारा। जहाँ पर सीखने की बात कही जाए उसका आंसर हमेशा लिव बाय गॉट्स्की होगा। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। जो भी लोग नए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को शेयर कर दिया करें, लाइक करें और एक मोटिवेट करने वाला ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। एक क्लास आप लोगों के लिए हिस्टोरिकल क्लास साबित होगी। थैंक यू सो मच।